Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. So today I am here with part 29 of our advanced problem series, and in this particular video we are going to take a problem of simple harmonic motion. तो SHM से रिलेटेड एक सिंपल सा सवाल करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और इसमें हम जो मेथड यूज़ करने जा रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। मे बी आपको जनरली देखने को मिलता होगा, ज़रूर मिलता होगा, बट अगर आप इस जगह पर उसे क्लिक कर पा रहे हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होगा इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। तो पहले आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं, फिर हम उसके सोल्यूशन वाले पार्ट की तरफ चलेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख सकते हो आप लोग, दिस इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये है आपका टाइम पीरियड ऑफ कैलकुलेशन BYU 16 पाथफाइंडर का सवाल है। देख सकते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं कुछ। तो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, एक ब्लॉक है m मास का, इसके साथ एक स्टैंड लगा हुआ है और इसमें एक स्मॉल मास m भी बंधा हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। और बोला जा रहा है कि व्हेन द ब्लॉक इज हेल्ड स्टेशनरी, इसको स्मूथ सरफेस पे तो रखें बट किसी एक्सटर्नल हेल्प की मदद से अगर इसको स्टेशनरी रख दिया जाए तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ बॉल एंड द थ्रेड, तो बॉल और थ्रेड के साथ जो सिंपल पेंडुलम का फॉर्मेशन हुआ है उसका टाइम पीरियड T0 था। बट हमारा अगर ये ब्लॉक को फ्री कर दिया जाए, if this block is allowed to move, then in that case what will be the time period of oscillation of this small block, ये हमसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया उसका टाइम पीरियड ऑसिलेशन का क्या होने वाला है उस वक्त। तो ठीक है, इसके सोल्यूशन वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं किस तरह से हमें इस पर्टिकुलर सवाल को डील करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि आप अगर इसको फोर्स मेथड से करना चाहेंगे तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, बट यस इस वीडियो पे हम उसे क्या बोल सकते हैं, नेग्लेक्ट करने वाले, फोर्स मेथड को थोड़ा दूर रखेंगे, बिकॉज फोर्स मेथड आप जनरली इसके आंसर पे सोल्यूशन पे फोर्स मेथड ही पाएंगे और खुद शायद आपके दिमाग में भी फोर्स मेथड ही क्लिक कर रहा होगा, जिसमें आप क्या सोचेंगे कि आप वेज के ऊपर बैठ जाते हैं और वेज के ऊपर बैठ जाने पर इस ब्लॉक के ऊपर एक शूडो फोर्स वगैरह लगा लेंगे। और वो शूडो फोर्स किस वजह से आएगा, बिकॉज ये मास m जो है ये भी एक्सेलरेटिंग हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ इस ऊपर वाले रॉड को बनाऊं, इसको अगर यहाँ पर साइड में बनाऊं और इसके साथ अगर इस मास को किसी एंगल पे उसी के प्लेन पे रखूं, ऐसे थीटा एंगल पे, तो आप देख सकते हो कि इस पे एक टेंशन लग रहा है और टेंशन का ये जो T साइन थीटा कंपोनेंट है ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन T साइन थीटा बाय m होगा और इसके साथ फिर आप बॉल पे एक शूडो वगैरह लगाओगे और फिर नॉर्मल अपना टॉर्क मेथड फोर्स मेथड यूज़ करते हुए चीज़ों को, एंगुलर SHM का नॉर्मल सा केस बन जाएगा एक एक्स्ट्रा फोर्स के साथ। तो आप उसको डील कर सकते हो, उसमें कोई खास बात नहीं है, बट थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, ऊपर वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करना, ये करना वो करना, बट ठीक है हम कोशिश करते हैं इसको एनर्जी से करने की। ठीक है, तो वी विल ट्राई दिस क्वेश्चन विथ एनर्जी मेथड। तो इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में मैं एनर्जी मेथड के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ, बिकॉज फोर्स मेथड बहुत सिंपल है और बहुत आप यूज़ करते हैं, उससे यूज टू भी होंगे, बट इस तरह के पर्टिकुलर सवाल में एनर्जी को किस तरह से यूज़ करना है वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि ये मैं अगर थ्रेड को बनाऊं, थ्रेड का बस व्यू देख रहे हैं, तो किसी भी जनरल थीटा पर इसके पास एक वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वेज ऐसी होगी और एक वेज की जो भी वेलोसिटी है वो भी इसके पास होगी। तो दो वेलोसिटीज होंगे इस बॉल के पास, एक विथ रिस्पेक्ट टू वेज विच विल बी अ सर्कुलर मोशन, सो इस तरह से टेंजेंशियल वेलोसिटी, और दूसरी वेलोसिटी ऑफ वेज, तो वेज की जो भी वेलोसिटी होगी वो भी बॉल के पास होगी, दोनों का वेक्टर एडिशन इसका नेट वेलोसिटी होगा किसी भी इंटरवल पे। अच्छा वो तो ठीक है, बट मान लो मैंने इसको यहाँ से छोड़ा था, किसी थीटा नॉट से छोड़ा था, तो इस थीटा नॉट पे इसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से जीरो थी, बिकॉज इस वक्त जब हमने इसको वहाँ से रिलीज किया तो उस वक्त ब्लॉक के पास भी कोई वेलोसिटी नहीं थी उस इंस्टेंट पे, और बॉल को भी जस्ट रिलीज किए हैं तो वहाँ पर उसके पास भी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। तो उसके एम्पलीट्यूड वाली जगह पर उसके पास नेट वेलोसिटी जीरो थी, इसके पास नेट वेलोसिटी जीरो थी। तो मोशन कैसा होने वाला है इसका मोशन कुछ ऐसे ही चलने वाला है और साथ में SHM उसके साथ साथ ऐसा होने वाला है ग्राउंड से अगर देखें तो। ठीक है, तो इस जगह पर अगर इसकी भी वेलोसिटी जीरो है और वेज की वेलोसिटी मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी भी जीरो है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस इंस्टेंट पे जीरो है, बिकॉज इन दोनों बॉडी का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी जीरो होगी। और अगर हम बात करें कि अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल पे ग्रेविटी लगेगा, और ग्रेविटी लगने की वजह से इसके पास सेंटर ऑफ मास के पास जो भी स्पीड आएगी वो बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट में बहुत कम गेन इन वेलोसिटी होगी। और जब हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो उसका भी स्क्वायर करेंगे तो आई थिंक वो टर्म बहुत छोटा बनने वाला है। इस वजह से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वाले टर्म को मैं फ़िलहाल के लिए इग्नोर करने वाला हूं। आपको ये अजम्पशंस वाली चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्टिकल में जो भी ये ड्रॉप हुआ है उसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ नहीं होगा। तो इस वजह से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली ज़ीरो था तो हॉरिजॉन्टल में तो हमेशा ज़ीरो ही होगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है सिस्टम पे। वर्टिकल पे एक ग्रेविटी का फोर्स है, बट उसकी वजह से भी आया हुआ वेलोसिटी बहुत छोटा होगा। इस वजह से मैं इस पर्टिकुलर सवाल में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को कांस्टेंट जो कि जीरो मानते हुए सॉल्व करने जा रहा हूँ, जीरो मानते हुए सॉल्व करने जा रहा हूँ, बिकॉज बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास पे वर्टिकल वाली जो भी चीज़ें होंगी उसको छोटा मानते हुए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो मैं किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसा लिखना चाहिए। और हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम इस पर्टिकुलर सवाल में जीरो की तरह मान रहे हैं, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे लिखनी है किसी भी इंस्टेंट पे तो मैं उसे किसके इक्वल लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के इक्वल लिखा जा सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास के इक्वल लिखा जा सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, बिकॉज सेंटर ऑफ मास के पास खुद के पास कोई वेलोसिटी नहीं आई है, और वेलोसिटी नहीं आई है तो उसके पास हाफ mv/c/m स्क्वायर विच इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो भी जीरो होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने इस पर्टिकुलर सवाल पे डिसाइड किया है करने को। अच्छा, तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में किसी टू पार्टिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो आई थिंक आपको ये पता होगा कि हम इस टर्म को हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर लिखने वाले हैं, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर लिखने वाले हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में टू पार्टिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ों में परेशानी है तो बिल्कुल आप इसको कंफर्म कर सकते हैं अपने माइंड पे, और हमारे कंसेप्ट वीडियो आई थिंक कंसेप्ट वीडियो 1 ही था वो, उस पे CM फ्रेम के बारे में हमने बात किया है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, आप इसको चेक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद पार्ट 24, 25 एंड 26 आई थिंक ये 3 क्वेश्चंस हमने CM फ्रेम वाली वीडियो के बाद ही ये 3 क्वेश्चंस लाए थे, जिससे कि आपका C फ्रेम बिल्कुल कंफर्म हो जाए। उसके बाहर की चीज़ें आपको बहुत बढ़िया से समझ में आए कि CM फ्रेम को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका ये पार्ट वीक है और अगर आपको इसमें थोड़ा सा परेशानी आ रहा है तो आप इस जगह से इसको जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्या बोला जा रहा है, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और इस पर्टिकुलर सवाल में काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी यही होने वाला है। और व्हाट इज वी रिलेटिव, वी रिलेटिव होता है ग्राउंड से दोनों बॉडी के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम अगर देखें तो वेज के ऊपर बैठ के अगर हम इस वाले बॉल को देखें तो उसके पास जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो एक तरह से सर्कुलर मोशन वाला टेंजेंशियल वेलोसिटी ही है। मतलब ये वाली जो v बनी है यही आपकी v रिलेटिव है, यही आपका v रिलेटिव है। ठीक है, तो मैंने v को यहाँ पर क्या लिख लेना है, v रिलेटिव विच इज v को ही यहाँ पर v रिलेटिव की तरह लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना चाहिए इसमें, अगर देखें
तो ड्रॉप इन पोटेंशियल को भी देख लेते हैं। तो मान लो कि जब ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा उस वक्त यहाँ पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस 0 मान लिया है। तो जब ये किसी हाइट पर है, मतलब किसी एंगल थीटा पर है, तो उसके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, mgl 1 माइनस कॉस थीटा। आई डोंट थिंक कि आपको इस चीज़ में परेशानी होगी, बार बार यूज़ करते हो आप। अगर परेशानी है भी तो आप देख सकते हो ये लेंथ अब l कॉस थीटा है, पहले ये लेंथ l था, तो हाइट कितना बढ़ा है l माइनस एल कॉस थीटा। तो गेन इन हाइट इज l माइनस एल कॉस थीटा, और mgh करते हुए हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या गेन हुआ है वो लिखा है। तो अगर इस सिस्टम की किसी भी इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम लिखें तो वो होगा हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर प्लस m स्मॉल m लिखना चाहिए mgl 1 माइनस कॉस थीटा, और ये एनर्जी हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। ये एनर्जी इस इंटरवल पे, इस छोटे से SHM पे कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर ये एनर्जी कांस्टेंट है तो आप यहाँ से क्या देख सकते हो कि हमें क्या लिखना चाहिए कि दिस इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी और दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो उस हिसाब से अगर ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये v को हम क्या लिख रहे हैं, v रिलेटिव को v लिख रहे हैं, और v इस पर्टिकुलर मोशन में क्या है, अगर ध्यान से देखें तो ये थ्रेड है ना, तो v रिलेटिव ये वाला v ही है, और ये v को क्या लिख सकते हैं, ये थीटा एंगल पर है तो इसके L ओमेगा लिखा जा सकता है क्या v को, बिल्कुल लिखा जा सकता है, बिकॉज v इसकी ये वाली जो वेलोसिटी एक तरह से टेंजेंशियल वेलोसिटी की तरह ही एक्ट कर रही है इसके सर्कुलर पाथ में। तो दस v कैन बी रिटन एज L ओमेगा। तो मैं v को L ओमेगा से रिप्लेस करता हूँ और फिर इसकी डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या लिखूंगा, हाफ म्यू L स्क्वायर, और ओमेगा का डेरिवेटिव, ओमेगा स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, और प्लस mgl का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस mgl और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो मैंने इसको प्लस कर लिया और साइन थीटा लिख लिया, और इसका ओवरऑल सम को क्या लिख लेना चाहिए, 0। इसके ओवरऑल सम को क्या लिख लेना चाहिए, 0। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एक टर्म मिस हो रहा है यहाँ पे, जिसे हमने साइन थीटा का डेरिवेटिव किया है ना, तो थीटा का भी डेरिवेटिव लिखेंगे डी थीटा बाय डी टी का बीटा में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लिखना चाहिए। तो ठीक है, व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी, दिस इज ओमेगा, और हम इसको इस साइड भेज देते हैं तो म्यू की वैल्यू लिखेंगे तो हाफ। अच्छा, अगर यहाँ पर आप देखें तो कैंसिलेशन कर सकते हैं हम, ये 2 को कर लेते हैं कैंसिल और म्यू की वैल्यू रख लेते हैं। तो क्या लिखना चाहिए, स्मॉल m बाय m प्लस m, दिस इज म्यू, और साथ में एक L स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओमेगा, और डी ओमेगा बाई डी टी इज एल्फा, और उसको इक्वल्स के उस साइड भेज देते हैं, तो इज इक्वल्स टू mgl एंड साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स, और इस वजह से ओमेगा को मैंने डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा लिख लिया है। और अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो इस ओमेगा और इस ओमेगा को हम कैंसिल वगैरह कर सकते हैं, एक m को भी यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो, और एक L को भी यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आती हुई दिख रही है m प्लस m होल g बाय कैपिटल M इंटू L, और टाइम्स ऑफ थीटा, और साथ में एक नेगेटिव। तो आप देख सकते हो आपके रिक्वायर्ड फॉर्म में चीज़ें आ गई हैं, आपके रिक्वायर्ड फॉर्म में चीज़ें आ गई हैं। तो ये वाला जो ओवरऑल टर्म है, दिस इज़ द न्यू ओमेगा बोल सकते हैं। ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी वाली पार्ट नहीं है। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे इस पर्टिकुलर सवाल के लिए आ गया है। तो अगर टाइम पीरियड लिखना चाहें तो क्या लिख लेंगे, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा के बदले ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी ना, आप समझ रहे होंगे, ओमेगा स्क्वायर होगी, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ से क्या लिखना चाहिए मुझे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो ml अपॉन m प्लस m
टाइम्स ऑफ जी। तो ये मेरा नया टाइम पीरियड है, इस पर्टिकुलर मोशन का नया टाइम पीरियड ये है। और अगर आप सवाल को देखें तो बोला क्या जा रहा था कि जब ब्लॉक को स्टेशनरी रखा गया है तो उस वक्त होने वाला टाइम पीरियड टी नॉट है। तो एक तरह से ये सिंपल पेंडुलम ही हो गया, तो इसका टाइम पीरियड तो आप ऑलरेडी लिख सकते हो 2π√L/g, ऐसा लिखते हैं अपन 2π√L/g। तो इसी पर्टिकुलर रिजल्ट को अगर यूज करें यहाँ पर तो क्या लिखना चाहिए मुझे ये 2π/L/g को टी नॉट लिख लेते हैं। तो जो नया टाइम पीरियड है टी न्यू विल बी टी नॉट टाइम्स ऑफ m/m+m। तो आप देख सकते हो ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन होना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इन सारी चीज़ों को भी सीखें। आपको फोर्स मेथड आता होगा या फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे किसी तरह, बट आपको एनर्जी के थ्रू भी चीज़ों को आना चाहिए, आपको टॉर्क के थ्रू भी आना चाहिए, टेलर्स थ्योरम के थ्रू भी आना चाहिए। कब आपको कौन सा मेथड हेल्प कर जाए आपको भी नहीं पता। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी में मैंने सॉल्व किया है, आपको समझाया है, तब जाकर मुझे 12 से 15 मिनट लगा है। ये 2 से 2.5 मिनट में होने वाला सवाल है अगर हम एनर्जी को यूज़ करके इक्वेशंस को लिखें तो बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं था। और जो बोल सकते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमने किस तरह से एनर्जी वगैरह को अप्लाई किया है। तो आप वीडियोस को थोड़ा शेयर वगैरह करें और चैनल में बने रहें। थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो पे मिलते हैं।